And this is our third lecture for class 12th about Biot-Savart's law. फर्स्ट थिंग कि ये जो लॉ है इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। इसके शुरू में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रखी। बायोट-सावर्ट लॉ जो है इसका हम शुरू में कुछ भी डिफाइन नहीं करते, एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करते, फिर जो रिजल्ट आता है उसको हम इस कंप्लीट यूनिट में याद रखने वाले हैं। जो ये रिजल्ट आएगा, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट की हम बात करें तो उसमें जो कूलॉम्स लॉ का जो रिजल्ट था वो हमने आगे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिजल्ट आया था वो हमने पूरी यूनिट में यूज किया था। उसी तरीके से यहाँ से जो रिजल्ट निकालने वाले, इससे जो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट आने वाला है उसको हम कंप्लीट यूनिट में याद यूज करने वाले। तो देखो क्या होगा। This is a experimental law. This is used for finding magnetic field induction due to a current carrying element, due to a current carrying element। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि भाई ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं कि कोई भी एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं। उसके लिए हमने कोई भी एक करंट कैरिंग एलिमेंट मान लिया, स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया, इससे P डिस्टेंस के ऊपर एक P पॉइंट मान ले R डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, ये आइडियल हो गया हमारे पास। Let us consider a current carrying conductor having current I थ्रू इट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर मान लिया जिसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा है, हमने करंट एलिमेंट मान लिया। लेट DL बी ए स्मॉल एलिमेंट सो current through this element is given by current through this element is given by IDL। भाई कंप्लीट में से आई करंट, इसमें से भी करंट एलिमेंट यदि ये मानेंगे तो आइडियल आ जाएगी वैल्यू। P be any point at a distance R from the current element from the current element where
we have to determine magnetic field इंडक्शन। ये हो गया हमारे पास P। हमने कोई एक पॉइंट मान लिया जो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है R इस एलिमेंट से। अब हमने एक एंगल और लिखा है, थीटा बी द एंगल बिटवीन R and current element IDL। ये आ गया हमारे पास। So here we found that small amount of magnetic field induction is फर्स्ट है हमारे पास dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सेकंड dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DL, थर्ड dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड फोर्थ dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये चारों चीजें मिली है भैया हमें यहाँ से। जो ये चार केस दे रखे थे आपके पास, थीटा दे रखा था, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किस तरीके से डिपेंड करेगा, वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो डिस्टेंस हमारे पास उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसका हम जब स्क्वायर करवाएंगे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। करंट आई फ्लो हो रहा है तो करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये सारी चीजें, और जो इसकी लेंथ है उसके भी जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आएगा यहाँ पे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यदि इन चारों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी फाउंड दैट एक साथ लिख देते हैं कि dB इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन r²। ये आ गया हमारे पास कि जो dB होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I dl साइन थीटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन जो ये चार यहाँ पे लिखे हुए थे उनको ही कंबाइन करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है इस साइन को, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं। सो dB इज इक्वल टू K I dl साइन थीटा अपॉन r²। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आपको पता है भाई जो K है, जो कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूज किया है, उसकी दो वैल्यू होंगी। फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, वो किस में होगी, CGS सिस्टम में। और K इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π, ये जो वैल्यू होगी ये हमारी SI सिस्टम में होगी। और जो इसकी वैल्यू है, इसे यदि कंप्लीट की हम वैल्यू म्यू नॉट न्यूमेरिकल में जब यूज करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4π इज इक्वल टू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, या हम यूज कर सकते हैं 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर पर मीटर। ये दो हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये K की वैल्यू है। और यदि म्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 4π इंटू 10⁻⁷। ये हमारे पास म्यू नोट की वैल्यू आ जाएगी। अब यदि इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो dB इज इक्वल टू K की वैल्यू 1 पुट कर देंगे पहले, I dl साइन थीटा अपॉन r²। ये जो वैल्यू है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो वैल्यू है ये है भाई CGS सिस्टम में। दूसरी निकाले यदि SI सिस्टम में तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π I dl साइन थीटा अपॉन r²।
ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, ये वैल्यू है ये हमारी एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका कंप्लीट टॉपिक था हमारा। फर्स्ट मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसकी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई, एक्सपेरिमेंटली हम इसको प्रूव करते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो हम कंप्लीट यूनिट में यूज करने वाले हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा अभी तक कि भाई पहली चीज तो हमने एक करंट कैरिंग एलिमेंट मान लिया। सपोज करो इसकी हम टोटल लेंथ एल भी डिफाइन कर सकते थे कि यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, यदि एल दी हुई है उसमें से करंट कितना है आई, तो डीएल में निकालेंगे तो उसमें करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आई डीएल। इससे एक आर डिस्टेंस के ऊपर हमने पी पॉइंट कंसीडर किया है और वो एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे, जो इस एलिमेंट दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हमारे पास थीटा। जब हम इनको कंबाइन करते हैं यहाँ से जो रिजल्ट मिलता है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो वैल्यू हमें इससे मिलती है वो इन चार चीजों पे डिपेंड करेगी। तीन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक जो वैल्यू है हमारे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कहने का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो करंट के, लेंथ के और एंगल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो इनके बीच में जो सेपरेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इन चारों को हमने कंबाइन किया, ये रिजल्ट आया। अब हम बताते भाई इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज करेंगे, के इज आल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अब के की जो वैल्यू वो दो वैल्यू लिखी हमने, एक तो वैल्यू होगी 1 और एक होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये वैल्यू जो है ये तो एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू, और न्यूमेरिकल में इसकी डायरेक्ट वैल्यू 10⁻⁻7 पुट कर सकते हैं हम, यूनिट इसकी लिखी हुई है। म्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की वैल्यू जो वो हम यहां से पुट कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला। थी वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन, फर्स्ट हम लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सेकंड हम बता सकते हैं इसके अंदर नेचर ऑफ मीडियम। इन दो के ऊपर के की वैल्यू हमारी है वो डिपेंड करती। अभी हमने जो रिजल्ट निकाला था कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही रिजल्ट निकाला अभी हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके अंदर, एक तो इसकी वेक्टर फॉर्म भाई कई बार पूछ लेता है, वेक्टर फॉर्म यदि हमें इसकी फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे, आपको सीधी सीधी बात पता है, किसी की भी वेक्टर फॉर्म निकालनी हो इस ऐसे केस में तो हम उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको। इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई करवाओ, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ आर, मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद आपको पता यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ आर। ये हमारे पास बायोट-सैवर्ट लाइन वेक्टर फॉर्म, उसके लिए रिजल्ट आया। अब यदि इसके स्पेशल केस की हम बात करें, स्पेशल केस यदि इसके लिए हम निकालें तो आपको पता है दो ही बनेंगे थीटा की वैल्यू पे। यदि हम स्पेशल केस निकालें तो फर्स्ट हो जाएगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो वैल्यू है वो 0 होगी या मिनिमम होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, मिनिमम। ठीक है, सेकंड स्पेशल केस इसमें क्या आएगा कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उस टाइम पे क्या होगा, डी बी इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ये वैल्यू आ जाएगी वेयर साइन 90 इज इक्वल टू 1। और ये जो वैल्यू है भाई, ये मैक्सिमम है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू है। और हम क्या बोल सकते हैं, किसके कारण है क्योंकि साइन थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी उस टाइम पे हम क्या देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे आप इतना करके आप पूरा, हो सकता है आपका जो टॉपिक है ये बायोट-सावर्त लॉ का, आप यदि यहाँ तक करोगे तो लगभग इसमें सारा कवर हो जाता है। ठीक है भाई, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at the center of a circular coil carrying current। ये है हमारे पास अगला टॉपिक। इसमें हमें क्या करना है कि एक सर्कुलर कॉइल मान के चलेंगे, इसमें सेंटर मान लिया हमने, वो एक इसकी रेडियस r मान ली, ये वही सेम करंट अरेंजमेंट हमने IDL मान लिया, ये डायरेक्शन मान लिया हमने इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की, तो वो देखो कैसे होगी। Let us consider a circular coil of radius r, current I is flowing through it। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो थीटा है वो भाई राइट एंगल 90 डिग्री एंड द एंगल बिटवीन IDL and R is found to be 90। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो हमें रिजल्ट पता ही, वी नो दैट dB is equal to म्यू नोट 4 पाई IDL साइन 90 या साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके अंदर लेके चले, स्मॉल अमाउंट ले लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करवा के हम टोटल निकाल लेंगे इसके अंदर। ठीक है, हेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ magnetic field induction is given by, जो चीज यहां पे दे रखी वो वैल्यू पुट कर देंगे भाई, dB इज इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई IDL साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, म्यू नोट
अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर, ये लिख सकते हैं हम इसको। अब टोटल यदि हम निकालें, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज फाउंड टू बी, अब ये यदि हम निकालें तो क्या होगा भाई, डीबी का इंटीग्रेशन बी आ गया हमारे पास डायरेक्ट, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वेयर, इंटीग्रेट हम किसको करवाएंगे, डीएल को। ठीक है, अब आपको पता है सिंपल सी बात है भाई, ये एक सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया, कंप्लीट निकालेंगे तो इसकी सर्कमफ्रेंस आएगी, रेडियस आर है तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, तो इसका इंटीग्रेट करवा के वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वेयर इंटू 2 पाई आर, ये जो वैल्यू है ये इसकी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू है 2 पाई आर, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट यदि डीएल है कंप्लीट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वेयर, सेम ही है तो आर से आर कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 पाई, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वेयर, ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, जो नंबर ऑफ टर्न्स थी इसकी वो सिंगल है, नंबर ऑफ जो टर्न है वो 1 है हमारे पास। यदि एक कंडीशन और बता दें, क्या, इफ वी हैव n number of turns, then magnetic field induction is given by, यहां लिख देता हूं मैं, B इज इक्वल टू 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन, ये भाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, अपॉन आर। ये जो रिजल्ट है ये हमारा है n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at the center of a circular coil carrying n number of turns। तो ये जो रिजल्ट हमने यूज करना है ये कब करना है भाई, जब हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हो। दोबारा देख लो एक बार, ये जो वैल्यू थी हमारे पास ये हमें गिवन थी शुरू में ही कि ये जो मैग्नेटिक पीछे वाले हमने अभी बायो-सैवर्ट लॉ से, या फिर लिख सकते हैं यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ, वहां से हमें ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ी हमें कंडीशन दे रखी थी, क्या, एक तो सर्कुलर पाथ था, दूसरा हमारे पास थीटा की वैल्यू दे रखी थी। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी इसमें, 90 डिग्री, साइन 90 वैल्यू दे रखी थी हमें, आर स्क्वायर, आर उसकी रेडियस दे रखी थी, वो वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो ये रिजल्ट आया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, स्मॉल अमाउंट तो निकाल लिया हमने, टोटल निकालेंगे तो डीबी का इंटीग्रेशन करवाए, बी आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट नहीं होगा, डीएल का इंटीग्रेशन होगा केवल। डीएल की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2 पाई आर। 2 पाई आर किस लिए लिखा, क्योंकि यदि हमारे पास भाई कोई भी सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट है, उसका स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया, तो यदि कंप्लीट निकालेंगे तो इसकी सर्कमफ्रेंस ही आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर वैल्यू कैंसिल होगी, ये रिजल्ट आया।
यहां से हमने क्या किया, ये था जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स केवल एक दे रखी हो। अब हमने चेंज की कंडीशन, चेंज कैसे की है कि जो नंबर ऑफ टर्न है उसको हमने n बना दिया। उसके बाद हमने क्या, भाई सिंपल सी बात है, एक के लिए इतना है, n के लिए निकालना है, इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे, n से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 3। थैंक यू।